गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे। वो बेसिकली प्रॉपर्टी वन थी। प्रॉपर्टी वन में हमने ऑलमोस्ट 12 तरह के ग्राफ पढ़े थे, जिसमें पहले 6 ग्राफ तो काफ़ी आसान थे, उनका डायरेक्टली आंसर एक्स ही आया था। बाकियों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो उनके आपको ग्राफ पता होने चाहिए, तभी आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो। आज स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज। इनवर्स में इनइक्वालिटीज का यूज हम कैसे करेंगे। देखो बेसिकली किसी भी इनइक्वालिटी में आपको मेन बस साइन चेंज का ध्यान रखना होता है। साइन चेंज डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता लगेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन्वर्स में सारे के सारे फंक्शन बता चुका हूँ कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। अगर किसी को याद नहीं है, पीछे जाके ग्राफ्स देखना, ग्राफ्स देख के आपको आइडिया लग जाएगा, या उसके dy/dx से आपको आइडिया लग सकता है। जैसे अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कौन सी इंक्रीजिंग है कौन से डिक्रीजिंग है। तो साइन इनवर्स एक्स में अगर इनइक्वालिटी की बात होगी तो वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। अगर कॉस इनवर्स एक्स में बात होगी तो वहाँ पे साइन चेंज होगा। तो मैंने लिख दिया, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें ही नहीं, इनवर्स में नहीं, कोई भी फंक्शन अगर आपको पता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो उसमें ये आप फंडा लगा सकते हो। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं आपको नोट्स में मिल जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन क्यों नहीं चेंज होता, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन क्यों चेंज होता है। अच्छा, हम बेसिकली मैं थोड़ा सा सिंपल से एग्जांपल बता दूँ, पहले इक्वालिटी की बता दूँ कि अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स π/4 लिखा हुआ है और आपसे पूछ ले कि x कितना आएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, साइन ऑफ π/4। साइन π/4 कितना हो गया, 1/√2। या फिर मैं इतना बोल सकता हूँ कि साइन, इसको ऐसा बोल लो, साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2। साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2। सेकेंड देख लेते हैं, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 लिखा हो तो x कितना आ जाएगा, साइन π/3। साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2। और अगर आपसे बोला जाए सिमिलरली, अगर इसके अलावा अगर साइन इनवर्स एक्स π/2 तो साइन ऑफ π/2 x कितना आ गया, ये ऐसे भी लिख सकते हो। बस बच्चे गलती कहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। इस चीज़ को अच्छे से देखना, साइन इनवर्स एक्स अगर 1 लिखा हो तो ऐसा मत लिख देना कि x इज इक्वल टू π/2 पे साइन इनवर्स 1 आता है। देखो यहाँ पे वैल्यू हम लिखते हैं, इसको इस तरफ लेके जाओ, ये गलत है। x कितना आएगा, साइन ऑफ 1 आएगा, साइन ऑफ 1 रेडियन आएगा। 1 रेडियन आपको पता है 57 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट इक्वल आएगा। तो कभी भी गलती ऐसी मत कर देना कि x साइन इनवर्स x अगर 1 है तो x π/2 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप x इज इक्वल 1 पे साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/2। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, बस आपको मेन इसको बताने के लिए मैंने सब कुछ बताया। सिमिलरली अगर आपसे पास लिखा हो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके गए, साइन ऑफ 2। लेकिन ये चीज़ गलत है बिल्कुल। रीज़न क्या है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या आती है, साइन इनवर्स x रेंज बिलोंग्स करता है -π/2 से +π/2। π/2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, 1.57 के आसपास। और इसने बोला कि साइन इनवर्स x 2 कब होगा, साइन इनवर्स x 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा मैक्सिमम कितना होता है, π/2 तक जाता है। तो यहाँ से आंसर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ से आंसर आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 5। तो x बिलोंग्स टू 5 के लिए ये क्या होगा, यानी कि सिंपल सा फंडा है कि ये हो ही नहीं पाएगा। सेम कुछ मैं एग्जांपल्स कॉस इनवर्स के लिए लेता हूँ। कॉस इनवर्स x 1 है तो x कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स x 2 है तो x कितना आ जाएगा,
कॉस 2। यहां पे कॉस 2 यहां पे साइन 2 नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे कॉस 2 आ सकता है। रीजन क्या है? उसकी रेंज, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या आती है? 0 से पाई तक। स्टार्टिंग में इनिशियल के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको रेंज पता होनी चाहिए। अगर आपको रेंज पता है तो आप काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आपको रेंज याद नहीं है तो एक काम करो, सभी अपने जहाँ पे भी पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने रेंज लिख लो सभी की। अगर रेंज याद नहीं होगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलत कर ही जाओगे। तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको रेंज नहीं पता होती तो आप डायरेक्टली लिख देते एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कॉस 2। अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा फिर ये पढ़ते, लेकिन यहाँ पे कॉस 2 आ सकता है लेकिन साइन 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 से पाई अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? 3.14, तो 2 तो हो सकता है ये। फिर देखते हैं कि आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा हो तो एक्स कॉस 3 आ जाएगा। ये भी आ सकता है कि 3.14 तक जा सकते हो आप, ये देखो पाई तक जा सकते हो। अगर इसी में कॉस इनवर्स एक्स -3 लिखा होता तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाता? 5 आ जाता। रीज़न क्या है? कॉस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, सॉरी कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? कॉस इनवर्स एक्स जा सकता है 0 क्लोज से पाई क्लोज तक। तो इसका ध्यान रखना बस, अगर कभी भी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो वहाँ से आंसर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। आपको बस याद रखना है कॉस इनवर्स एक्स का आंसर हमेशा कितना आना चाहिए? 0 से पाई तक। तो लिखो इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट कुछ इनइक्वालिटीज करते हैं। जैसे लिखा हो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन है। अगर पीछे जाके ग्राफ देखोगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। हमें बेसिकली इनइक्वालिटी में क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं एक्स निकालूंगा तो ग्रेटर देन आ जाएगा इक्वल टू, इसको इधर लेके गए साइन ऑफ पाई बाय 4, तो एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन ऑफ पाई बाय 4 कितना आ गया? 1/√2। तो एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। लेकिन ये फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर वाला मसाला किसके बीच में आना चाहिए? -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये बोल रहा है, एक्स क्या बोल रहा है? मैं 1/√2 से ज़्यादा या उसके इक्वल होना चाहता हूँ। लेकिन एक्स क्या बोल रहा है कि कुछ भी कर लेना, मेरे को -1 से 1 के बीच में रखना। तो आंसर क्या आ गया? एक्स बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके मैक्सिमम 1 तक जा सकते हो। इसका मतलब होता है 1/√2 से इन्फानाइट तक। लेकिन इन्फानाइट तो रख नहीं सकते, आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? 1 तक जा सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे ये आंसर आया। फिर देखते हैं आगे। फिर लिखा हो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर वही बात, साइन इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ 1। अब एक्स होना क्या चाहिए? सिंस एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, तो साइन 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा? एक्स बिलोंग्स टू साइन 1 पे तो क्लोज ब्रैकेट आ गई, और 1 पे साइन 1 से लेके 1 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक काम करो, सभी अपने आप से वीडियो पॉज कर लिया करो और सॉल्व किया करो। मैं सारे के सारे प्रॉब्लम लिख लेता हूँ जो भी है। सब में आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व 4x ध्यान बस इतना रखना, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उससे आप हर चीज़ फाइंड कर सकते हो।
शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन ये वाला। तो इसमें लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स में एक्स क्या होना चाहिए, -1 से लेके 1 तक। तो जो भी मेरा इसको सॉल्व करके आंसर आएगा उसको मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, -1 से लेके 1 के बीच में रखना पड़ेगा, मैं उससे बाहर नहीं लेके जा सकता। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ज़रूरी। मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा आपको, ग्राफिकली बता दूंगा और बिना ग्राफ के भी। बिना ग्राफ के कैसे करोगे, ये फंक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन इक्वल टू, इसको इधर लेके गए cos ऑफ 0। अब आपको पता है कि cos 0 कितना होना चाहिए, cos 0 क्या होता है 1 के इक्वल। तो x क्या होना चाहिए, 1 या 1 से कम और -1 या -1 से ज़्यादा। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, -1 से लेके 1 तक। तो ये तो क्या था माइनस इन्फानेट से 1 तक, और ये क्या था -1 से 1। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, -1 से लेके 1 तक आएगा। या फिर ऐसे भी सीधा ही बोल सकते हो, इसने क्या बोला, कॉस इनवर्स एक्स 0 या 0 से ज़्यादा कब होगा, तो मैं बोल सकता हूँ हमेशा ही होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई। तो ये हमेशा ही क्या होता है, 0 या 0 से ज़्यादा। इसने भी क्या बोला, ये 0 या 0 से ज़्यादा कब होगा, मैं बोलूँगा हमेशा ही होगा। तो x का जो भी इसका डोमेन आएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि इसका डोमेन रखना है। डोमेन जो इसके डोमेन के लिए हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से ज़्यादा। और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी पूछा होता तो क्या आता, -1, 0 और 1। तो कितने आते, 3 इंटीजर्स आते। तो प्रॉब्लम में कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछ सकता है, डायरेक्टली रेंज इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछ सकता है, या फिर सम ऑफ इंटीजर्स सॉल्यूशंस पूछ सकता है। तो आपको जो भी पूछा हो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। फिर बोल रहा हूँ, पता क्या होना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फिर बोल रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फंक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग है। सबसे पहले डोमेन की बात कर लेता हूँ। एक्स मेरा जो भी आंसर मेरा आएगा वो -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन तो उल्टा कर दो। अब x क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू कॉस ऑफ 1। अब x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू कॉस ऑफ 1, और ज़्यादा किससे होना चाहिए, -1 से। तो x क्या आ गया, -1 से लेके कॉस ऑफ 1 तक। तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। अब इसका अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ कितनी आएंगी, तो एक तो -1 आ गई और बीच में 0 भी आ जाएगी। देखो -1 आएगी, एक 0 भी आ जाएगी, फिर cos 1 आएगी। cos 1 तो इंटीग्रल है ही नहीं। तो अगर आपसे नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे जाते तो कितने आते, 2। कौन कौन से, एक तो -1 और 0, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर हो गया, फिर बीच में 0 आया होगा, फिर ये cos 1 यानी cos 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली मान लो। तो cos 57 जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं तो बीच में 0 आया ही होगा, तभी मैं 0 को क्रॉस करके जा सकता हूं। तो इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे आएंगे, 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, -1 और 0 आएगा। सम ऑफ इंटीजर्स पूछा जाए तो -1 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटीजर्स पूछा जाए तो -1 का मॉडुलस आ जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो भी पूछा जाए तो आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव लिखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। बाकी अभी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जल्दी से सॉल्व करो बाकी के। ये लिखा हुआ साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस x के लिए होगा। तो सेम कंसेप्ट, π/6 को इधर लेके गए, साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। अब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा।
साइन को इस तरफ ले गए तो आएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। तो यहाँ से आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ गया, अंदर बचेगा साइन π/6। साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो यहाँ से x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। तो ये तो आया x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं देख लूँ, अच्छे से देखना एक चीज़, फंक्शन क्या था साइन इनवर्स 2x था। तो साइन इनवर्स के जो अंदर वाला मसाला था, साइन इनवर्स के अंदर वाला मसाला क्या है 2x। ये क्या होना चाहिए 1 या 1 से कम और -1 या -1 से ज़्यादा। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, -1/2 और 1/2। तो मेरा जो भी x आना चाहिए -1/2 या उससे ज़्यादा आना चाहिए और 1/2 से कम आना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -1/4 से ज़्यादा आना चाहिए। अब काफ़ी बच्चों को हो सकता है कि डायरेक्टली जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो पता ना लग रहा हो कैसे कर रहे हो। तो नंबर लाइन बनाओ, ये कितना है -1/2 से, बीच में कहीं ना कहीं 0 आया होगा, फिर 1/2 आया होगा। तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है तो इस तरह से डार्क सर्कल कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ये बोल रहा है -1/4 या उससे ज़्यादा, तो ये -1/4 इसके बीच में आएगा और उससे ज़्यादा तो इन्फिनिट तक जाएगा। अब ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे दोनों के दोनों आंसर आ रहे हैं, तो मेरा आंसर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/4 से लेके 1/2 और दोनों पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। बस आपको पता क्या होना चाहिए, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज करो। ग्रेटर देन 1। तो देखते हैं, सबसे पहले लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन भी आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी आता है, वो डिपेंड करता है बेस पे। अगर तो बेस ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है, यानी कि जब बेस अगर 1 से ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और अगर बेस 1 से कम है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा और साइन वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। बेस क्या है इसका 1 से ज़्यादा, फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। तो मैंने स्टार्ट किया इसको सॉल्व करना। अंदर वाला आइटम क्या लिखी हुई है tan इनवर्स x, साइन वही का वही रहेगा, ये आ जाएगा 2 से ज़्यादा। अच्छा, मेरे को tan इनवर्स x की रेंज पता है। tan इनवर्स x वेरी करता है -π/2 से π/2। अब आप यहाँ पे देखो कि रेंज की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आपको रेंज नहीं पता तो आप गलतियाँ कैसे करो। अगर आपने कुछ ना किया तो आप डायरेक्टली लिख दोगे x ग्रेटर देन tan 2, क्योंकि tan इनवर्स भी क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ देखना इसका अभी जाके, तो x क्या आ गया ग्रेटर देन 2 tan, तो आपने आंसर लिख दिया कुछ इस तरह से। लेकिन इसकी रेंज क्या है -π/2 से π/2। π/2 अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 1.57। तो ये 1.57 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, ये 1.57 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा। देखो, जिस आइटम की वैल्यू मैक्सिमम ही 1.57 हो सकती है वो कभी 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो अगर आपसे यहाँ पे आंसर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फिर वही बात दोबारा फिर मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, tan इनवर्स, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको सभी के सभी इनवर्स फंक्शन का डोमेन भी रटा होना चाहिए, रेंज भी रटा होना चाहिए। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन गलत कर ही जाओगे। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। एक बार लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ था cot इनवर्स x का स्क्वायर -5 cot इनवर्स x +6 ग्रेटर देन 0।
कॉट इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक लिखिए, तो कॉट इनवर्स एक्स को टी मान लो इक्वल टू टी, तो ये हमारे पास बन गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन, अच्छा साथ साथ कॉट इनवर्स एक्स की रेंज भी लिख लो। कॉट इनवर्स एक्स जो बिलोंग करता है वो 0 से लेके पाए ओपन तक करता है। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको देख देख के याद हो जाए। अच्छा यहाँ पे आ गया t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अच्छे से जानते हो ग्रेटर देन 0 का आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट से छोटा रूट इन दोनों में से कौन सा है, 2 यूनियन बड़े रूट से इन्फानाइट। तो t था क्या, t तो मेरे पास क्या था, कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू आ गया माइनस इन्फानाइट से 2 यूनियन 3 से इन्फानाइट। लेकिन कॉट इनवर्स एक्स कितना ना आ सकता है, 0 से पाए, तो माइनस वाला तो वैसे ही नहीं आएगा। आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाला कट जाएगा सारा। 0 से लेके पाए, पाए कितना होगा 3.14, और ये कितना लिखा हुआ है 2, तो ये भी आ जाएगा। यूनियन फिर 3 से स्टार्ट होगा और पाए तक जा सकते हो, इन्फानाइट तक नहीं जा सकते। ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन है, कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ज़्यादा पे वैल्यू कम आएगी। मैं ग्राफ भी बना देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, कुछ ग्राफिकली बता देते हैं। इसकी रेंज क्या थी, 0 से लेके y इज इक्वल टू पाई, ये y इज इक्वल टू 0, इसके बीच में ग्राफ रहेगा। और इसका ग्राफ डिक्रीजिंग आया था, कुछ इस तरह से आया था, जाके पीछे देखना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैंने x को 0 रखता हूँ, x को 0 रखता हूँ, तो ये 0 पे π/2 आता है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट से, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अच्छा उसने क्या बोला है, हम हमेशा जब भी x की वैल्यू लिखते हैं इंटरवल छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू लिखते हैं, तो अगर आप अच्छे से देखोगे पाए कहीं आगे आएगा सबसे, मान लो ये पाए लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स इज इट, अच्छा पाए तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या है y है, ये y होता है y इज इक्वल कॉट, तो y पाए कहाँ पे है, तो पाए को वैल्यू कब अप्रोच कर रही है, जब x कितना है माइनस इन्फानाइट। तो x कहाँ से आएगा, पहले माइनस इन्फानाइट यूनियन 3, ये रहा, ये पाए है तो इसको 3 मान लो, ये क्योंकि ये y है, फिर बोल रहा हूँ ये y है, हम क्या निकाल रहे हैं x है, तो कितने पे आएगा, वही बात है, इसको 3 रखो तो x कितना आ गया, कॉट 3 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास कॉट 3 आ जाएगा। फिर बात आती है 2 की, तो माइनस इन्फानाइट से कॉट 3 यूनियन 2, इससे और नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2, तो 2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 रखो, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 रखो, तो x कितना आ गया, कॉट ऑफ 2। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी क्या किया था, कॉट इनवर्स एक्स को 3 रखा, तो x कितना आ गया, कॉट 3। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉट 3 है वो कॉट 2 से ज़्यादा है, लेकिन x में सॉरी जो कॉट 3 है, ये देखो ये है कॉट 3, ये क्या है कॉट 3, और ये क्या है कॉट 2, तो कॉट 3 कॉट 2 से कम है। तो ऐसा मत सोचना कि 3 2 से ज़्यादा है, लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ज़्यादा पे वैल्यू कम आएगी और कम पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आ जाएगा कॉट 2 और 0, तो कॉट इनवर्स एक्स को 0 रखा, तो x कितना आ गया, कॉट 0, कॉट 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन साइन 0, साइन 0 से ज़्यादा ये है, देखो 0 से ज़्यादा ये, ठीक है, ये 0 से ज़्यादा है, तो साइन 0 से ज़्यादा, ये तो 1 हो गया, 0 प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 0 प्लस कितना आ जाएगा, इन्फाइनाइट। तो ये आंसर कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर इसका क्या आएगा, लिखो इसे आराम से। ग्राफिकली मैं बता देता थोड़ा सा, इसने क्या बोला है 0 से 2 होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तो y 0 से 2, ये रहा 0, ये रहा 2, तो इतना ग्राफ जो भी आएगा, तो इतने में कौन सा ग्राफ आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मुझे x निकालना है।
फिर बोल रहा है 3 से पाई होना चाहिए, ये रहा पाई, तो 3 से लेके पाई तक इतना ग्राफ, तो इतने में कौन सा ग्राफ आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो मेरा ग्रीन वाला एक्स है वो आंसर आएगा। तो देखो किधर से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से cot 3 यूनियन, ये ग्राफ कट जाएगा बीच में से, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 के बीच में वैल्यू नहीं आ रही, ये इतना ग्राफ कट गया cot 3 से cot 2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो cot 2 से लेके ये देखो x कितना आ रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ना कि y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x क्या आ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से cot 3 यूनियन cot 2 से इन्फाइनाइट तक। तो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो लिखो इसको आराम से, एक बार सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करो, कहीं पे भी डाउट है पूछना फिर आराम से। नेक्स्ट सभी सॉल्व करो इसे। फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 upon under root of ln cot इनवर्स x। इसका आपको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन यानी कि x की वैल्यूज। सॉल्व करो आराम से बैठ के, याद रखना कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। सबसे पहली बात तो अंडर रूट में लिखी हुई है, अंडर रूट वाली क्वांटिटी 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है 0 या 0 से ज़्यादा, और ये अंडर रूट का डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ln cot इनवर्स x शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ln का बेस कितना होता है, e होता है, और e क्या है, 1 से ज़्यादा। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन e की पावर 0, 1 हो जाएगा। तो cot इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और फंक्शन ये क्या है, अब cot इनवर्स पे बात करो। cot इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने अभी ग्राफ बनाए थे पीछे। तो x क्या हो जाएगा, अब लेस देन हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा cot ऑफ 1, x लेस देन आ गया cot 1। तो लेस देन आप कितना जा सकते हो ये भी देख लेते हैं। इसका डोमेन क्या होता है cot इनवर्स x का, x बिलोंग्स टू r रहता है। तो x आ गया cot 1 से कम, तो कहाँ से कहाँ तक आ गया, माइनस इन्फाइनाइट से cot ऑफ 1। ये आपके पास आंसर आ गया। और लॉग के अंदर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मैं ये भी लिखना चाहिए कि cot इनवर्स x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लेकिन अच्छे से देखना कैसे कैसे टाइम बचाना होता है आपको। ये आपको सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं, टाइम ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये क्या बोला मैंने, आइटम इज़ ग्रेटर देन 1। अगर कोई आइटम 1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो 0 से ज़्यादा होगी ही होगी। तो आपको इसका आंसर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर डायरेक्टली वहाँ से लिख सकते हो। तो इसका ध्यान रखना कि कहाँ पे कैसे टाइम बचाना है। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट सॉल्व करो। इसके इंटीग्रल वैल्यूज निकालने हैं। अब अगर किसी को इसका ग्राफ नहीं आता, इसका ग्राफ नहीं आता, तो वो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो सभी पहले इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ अगर नहीं याद तो पीछे जाके ग्राफ देखो। अगर मैं साइन इनवर्स इसका ग्राफ बनाऊँ तो मुझे याद है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया था, ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतने ग्राफ से काम चल जाएगा। ये 0 था, पाई 2 पाई, ये थी y इज इक्वल टू एक्स, ये थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, तो ये आ गया पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे काम चल जाएगा। उसी तरह का कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ये एक इवन फंक्शन था, और इसका अगर आपको ग्राफ याद हो कुछ ऐसा बना था। ये था 0,
पाई माइनस पाई 2 पाई इस तरह से। तो यहाँ से मुझे मतलब है इसके बीच में, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि इन सब का स्लोप या तो +1 आता है, स्लोप तो +1 या -1 ही आएगा। तो इसका स्लोप मुझे -1 दिख रहा है और किससे पास कर रहा है 2 पाई, 0 से। ये पॉइंट क्या है 2 पाई, 0। आप सोच रहे हो कि सर आपने जल्दी जल्दी इक्वेशन क्यों लिख दी, क्योंकि मुझे लाइन का स्लोप पता लग गया डायरेक्टली -1 है, इसका 1 है। स्लोप सभी क्वेश्चन में -1 या 1 ही आएगा सिर्फ। अब बात आती है कि ये पॉइंट पता है आपको पाई, 0, पॉइंट पता है, स्लोप पता, आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो y - y1 = m × x - x1। तो उसकी हेल्प से लिख सकते हो आप, या फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स बताया हुआ है उसकी हेल्प से लिख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये लिखा हुआ है 3x² + 8x < 2 × साइन इनवर्स साइन 4 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, माइनस मसाला प्लस पाई, मसाला कितना है 4, तो -4 प्लस पाई और माइनस कॉस इनवर्स कॉस 4, कॉस इनवर्स कॉस 4, तो 4 कहीं यहाँ पे आएगा। तो आंसर क्या है 2 पाई माइनस मसाला। तो आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखना 2 पाई माइनस 4। तो ये आ गया मेरे पास 3x² + 8x <, ये प्लस का 2 पाई माइनस का 2 पाई कट जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4, तो माइनस का 4 बचेगा। तो ये बचा मेरे पास 3x² + 8x + 4 < 0। तो इसके जो सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टर बना लेना आराम से, वो आएगा x + 2 × 3x + 2 < 0। लेसन का आंसर क्या आएगा, छोटे रूट से लेके बड़ा रूट। अब इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, तो इसके बीच में सिर्फ एक इंटीजर आ रहा है। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ रहे हैं, एक। वो क्या है, अगर वो पूछा है कि क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1। अगर नंबर पूछा जाए तो 1 आ रहा है, और कौन सा पूछा जाए तो -1 आ रहा है। सिंपली सा फंडा, आपको ग्राफ पता होने चाहिए। आपको शीट में क्वेश्चन मिलेंगे तो जितनी बार भी करोगे हर बार ग्राफ बना के देखना, ताकि आपको ग्राफ याद हो जाए। तो डायरेक्टली मत करना, हर टाइम कोशिश करना ग्राफ बनाने की। तो जितनी बार ग्राफ बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो लिखो इसको आराम से। अभी तक हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आता है, कोसेकेंट इनवर्स x = साइन इनवर्स 1/x। सबसे पहली बात इसका डोमेन देखते हैं। तो इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आता है कोसेकेंट इनवर्स का क्या आता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट। और इसका डोमेन क्या आएगा, साइन इनवर्स का डोमेन क्या आता है, उसके अंदर वाला मसाला 1 या 1 से कम होना चाहिए और -1 या -1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इसमें x की बात करोगे तो x आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। ये सॉल्व करना आता है इनइक्वालिटी, ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिखा हुआ है। क्या करोगे, 1 को इस तरफ ले आना, एलसीएम लेना, उससे आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों सेम हुए, डोमेन सेम है, इसका रेंज भी सेम आएगा। डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और फंक्शन क्या हो जाएंगे, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये दोनों फंक्शन क्या हैं, आइडेंटिकल। अच्छे से देखना, फिर मैं दोबारा सारा प्रूफ देता हूँ इससे कि आया कैसे था। साइन इनवर्स x 1 कोसेकेंट इनवर्स x के नहीं होता। देखो अंदर चेंज करते हैं, सिर्फ ये रहता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और इसमें क्या लिखोगे 1/x क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि x 0 नहीं आएगा। इसमें डायरेक्टली दिख रहा है x 0 नहीं आएगा, लेकिन इसमें x 0 आ चुका है, इसमें x 0 आ चुका है। इसमें जो x आएगा वो आएगा -1 से 1, बस 0 नहीं आ सकता।
बाकी कुछ भी रखो -1 से 1 डिनोमिनेटर में, बस जीरो ना आए, लेकिन इसमें जीरो भी आ गया, दोनों का डोमेन ही अलग हो गया। अगर दोनों का डोमेन अलग है तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल। तो आपको प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्या ये आइडेंटिकल है, हाँ, क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं, क्योंकि दोनों इनका डोमेन तो सेम था, इनका डोमेन अलग अलग आएगा। तो अगर मुझसे कभी भी पूछा जाए कि कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू साइन इनवर्स में कितनी आती है, तो मैं डायरेक्टली 1/2 लिख दूंगा। ये गलती मत कर देना, कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1/sin इनवर्स 2। इस पूरे साइन को नहीं लेके जाते, सिर्फ अंदर वाली वैल्यूज़ को लेके जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि आया कैसे था, कि साइन इनवर्स एक्स को सीकेंड इनवर्स 1/x के क्यों इक्वल है। एक काम करो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, तो यहाँ से x कितना आ गया, साइन थीटा। अगर x साइन थीटा, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा क्या है, कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ से मेरे पास कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/x के। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, इसको इधर लेके गया, तो कोसिकेंट इनवर्स 1/x। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। और थीटा था क्या, साइन इनवर्स x। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी विद सेकेंड प्रूफ भी आपको ये तो हमने कर लिया, इसको अब आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। वही इसको थीटा मान लेना, वहाँ से x आ जाएगा, वहाँ से 1/x निकालना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली अब याद रखना है कि कोसिकेंट इनवर्स x के साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/x। और साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। ये कंसेप्ट सभी में जाएगा। फिर मैं देखता हूँ उसी तरह सीकेंट इनवर्स x इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1/x के। जैसे वहाँ पे आइडेंटिकल थे, ये भी दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल, क्योंकि इनका रेंज क्या आता है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से। इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानेट। ग्रेटर देन का आंसर क्या आता है, रूट से बाहर, तो रूट्स क्या आते हैं, -1 और 1। उसी तरह कॉस इनवर्स x इक्वल आता है सीकेंट इनवर्स 1/x में। तो इसमें मुझे पता है x का वैल्यू 0 रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे x 0 नहीं रख सकते, दोनों का डोमेन ही अलग है। तो ये फंक्शन कौन से हो गए, नॉन आइडेंटिकल। ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, नॉन आइडेंटिकल, लेकिन ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल। तो आप इसका आंसर फिर प्रूफ में नहीं बताऊंगा, थीटा मानना, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें कि कॉट इनवर्स x किसके इक्वल आता है, कॉट इनवर्स x इक्वल आता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार आ जाता है, tan इनवर्स 1/x। कब, जब x क्या हो 0 से ज़्यादा और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x क्या हो 0 से कम। ये देखो बेसिकली होता क्या है, x 0 से ज़्यादा होगा तो ये भी 0 से ज़्यादा आएगा, ये भी 0 से ज़्यादा आएगा, तो इन दोनों का आंसर जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो एंगल इक्वल आ जाएंगे। अगर x 0 से कम होगा, x 0 से कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव होगा। अब इसकी रेंज मुझे पता है -π/2 से π/2, तो इसका आंसर जो भी आएगा -π/2 से 0 के बीच में आएगा। और इसका आंसर कहाँ से आएगा, इसका आंसर रेंज क्या होती है इसकी, 0 से π। इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो जब x नेगेटिव हुआ तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसका आंसर आएगा -π/2 से 0। और इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, π/2 से π तक। इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें पाई जोड़ना पड़ेगा। इसमें जैसे पाई जोड़ दोगे, देखो इसमें पाई ऐड करो तो पाई -π/2 π/2 और पाई प्लस 0 पाई, देखो आंसर सेम आ गया ना। इस तरह से आपको इसको याद रखना पड़ेगा
अगर x पॉजिटिव है डायरेक्टली लिख दो, x नेगेटिव है तो आप इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ कि प्रूफ कैसे आएगा। वही कंसेप्ट सेम चलेगा। कॉट इनवर्स x को मानो थीटा, x आ गया कॉट थीटा, x अगर कॉट थीटा है तो 1/x क्या आ गया, टेन थीटा। तो यहाँ पे दोनों साइड इन्वर्स ले लिया तो टेन इन्वर्स 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इन्वर्स टेन ऑफ थीटा। अब टेन इन्वर्स टेन ऑफ थीटा का आंसर क्या आता है, एक केस बनाया मैंने जब थीटा मेरा 0 से π/2 है, जब थीटा मेरा 0 से π/2 है। इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। ये ग्राफ बता चुका हूँ, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, π/2 पाई 3π/, सबका स्लोप 1 है। ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x माइनस पाई है। ठीक है, तो जब थीटा, ये थीटा मान लो, ठीक है, x नहीं है ये थीटा आपकी बार हो गया क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा का ग्राफ है, थीटा है, तो ये था -π/2। तो जब तो थीटा 0 से π/2 है, 0 से π/2 तो y इक्वल टू x, तो इसका आंसर थीटा ही आएगा। थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स 1/x। तो थीटा मेरा क्या आएगा, और थीटा है क्या, थीटा किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स x के। तो कॉट इनवर्स x क्या हो गया, टेन इनवर्स 1/x। और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। अगर थीटा 0 से π/2 है तो x क्या होगा, उसके लिए x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें सारी बात x में करनी है। उसी तरह अगर x नेगेटिव होगा या फिर थीटा π/2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या आ सकती है, π/2 से पाई तक आ सकती है। थीटा अगर π/2 से ज़्यादा हुआ और पाई से कम हुआ तो उसका आंसर ये आ जाएगा x माइनस पाई। उसका आंसर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो मैं एक बार इसको लिखो फिर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस थीटा, सॉरी x नहीं आएगा, थीटा माइनस पाई आएगा। किसकी वैल्यू, टेन इनवर्स 1/x की। तो लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके लिए ग्राफ ये वाला बनेगा। देखो यहाँ पे अब x नहीं आएगा, हर बार थीटा आएगा, तो थीटा और x में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से आंसर आएगा y इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। तो y इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, तो ये आ रहा y मेरा टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। और थीटा क्या था, ये रहा कॉट इनवर्स x। तो टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x माइनस पाई। तो इसमें आप कॉट इनवर्स x लिख सकते हो, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। अब थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो x क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव होगा। तो इसको ध्यान में याद रखना, बस आपको प्रूफ नहीं याद रखना, ये आपको याद रखना है। याद रखने का मैंने तरीका भी बता दिया। इसकी रेंज क्या आती है, 0 से पाई, इसकी रेंज क्या आती है, -π/2 से π/2। तो जब तो x पॉजिटिव होगा तब तो वही का वही आंसर आ जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा तो इसका आंसर -π/2 से 0 आएगा, इसका π/2 से पाई होगा। ये वाला आंसर इससे ज़्यादा है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो मैंने क्या जोड़ दिया, पाई जोड़ दिया। तो पाई जोड़ने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको अभी होमवर्क बता देता हूँ, जो अब आप शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। शीट में आप एक काम करना, स्पेशल DPP 1 और स्पेशल DPP 2। ये आपकी आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक ये सॉल्व होनी चाहिए दोनों। तो इसको सॉल्व करना, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।